वेरियोवकीना केव 7,257 फीट की गहराई पर पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा है। यह गुफा इतनी गहरी है कि इसमें उतरने में 4 दिन से अधिक का समय और हजारों फीट की रस्सी लगती है। और निश्चित रूप से सबसे गहरी गुफा कुछ डरावनी घटनाओं के बिना क्या होगी। ये वही कहानियां है। रूस और जॉर्जिया की सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कॉकेसस माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला कुछ कारणों से उल्लेखनीय है। पहला, यह यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एल्ब्रस का घर है, जिसकी ऊंचाई 18,500 फीट है। अब्खाजिया क्षेत्र के पश्चिमी तरफ कॉकेसस माउंटेन्स की एक उपश्रृंखला है जिसे गैगर रेंज कहा जाता है। इस क्षेत्र में भी कुछ बड़े पर्वत हैं। इनमें सबसे ऊंचा पर्वत 11,000 फीट से अधिक है। लेकिन यह क्षेत्र एक और कारण से उल्लेखनीय है। गैगर रेंज मुख्य रूप से एक चूना पत्थर की पर्वत श्रृंखला है, जिसे नदियों ने इसके भूवैज्ञानिक इतिहास में तराशा है। प्रागैतिहासिक नदियों ने गहरे घाटियां और पृथ्वी की सबसे बड़ी गुफाएं बनाई है, जो वर्तमान में ज्ञात है। वास्तव में गैगरा पर्वत पृथ्वी की 4 सबसे गहरी गुफाओं का घर है, और इनमें सबसे गहरी है वेरियोवकीना केव, जो 7,000 फीट से अधिक गहरी है। संदर्भ के लिए, यह 23 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टीज को एक के ऊपर एक रखने के बराबर है। वेरियोवकीना केव का प्रवेश द्वार भी 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका मतलब है कि आपको इसके लिए एक वास्तविक पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो आप अभी भी पर्वत श्रृंखला की चट्टानों से घिरे होते हैं, और फिर इन चट्टानों के बीच में एक साधारण सा दिखने वाला छेद होता है। यह स्पष्ट है कि यह एक गुफा का प्रवेश द्वार है, लेकिन आप कभी उम्मीद नहीं करते कि यह पृथ्वी के अंदर 1 मील से अधिक नीचे जाएगा। जब इस प्रवेश द्वार की खोज पहली बार 1968 में एक समूह द्वारा की गई थी, तो उन्होंने केवल 377 फीट की गहराई तक उतरे और फिर सतह पर लौट आए। फिर 1983 में इस गुफा की दूसरी बार खोज की गई। मॉस्को के पेरोवोस्पेलेओ क्लब के एक अलग टीम द्वारा अगले 3 वर्षों में एक श्रृंखला के अभियानों ने गहराई को लगभग 1,400 फीट तक पहुंचाया। लेकिन फिर कुछ अस्पष्ट कारणों से साल 2000 तक कोई और अभियान नहीं हुए। उस साल काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन 2015 तक एक नया शाफ्ट खोजने में समय लग गया, जो वेरियोवकीना केव की वास्तविक गहराई को खोलेगा। 2017 तक उन्होंने गुफा की अधिकतम गहराई को 1,400 फीट से बढ़ाकर 7,200 फीट कर दिया और 17 किलोमीटर से अधिक की सुरंगों और रास्तों का मानचित्रण किया। आखिरकार मार्च 2018 में गुफा का आधिकारिक सबसे गहरा बिंदु खोजा गया, एक भूमिगत हील के तल पर जहां गुफा जलस्तर से मिलती है, जिससे वेरियोवकीना केव की कुल गहराई 7,257 फीट या 2,212 मीटर हो गई। 6 महीने बाद सितंबर में पेरोवो टीम ने एक बार फिर गुफा का अन्वेषण जारी रखने के लिए वापसी की, और इस बार उनके साथ फोटोग्राफर रॉबी शॉन और जेफ वेड भी थे। यह वही विश्व स्तरीय केवर्स की टीम थी जो पेरोवो क्लब से थी, जिसने वेरियोवकीना और गैगरा माउंटेन रेंज की अन्य गहरी गुफाओं के सभी महत्वपूर्ण अवरोह किए थे। टीम लीडर पावेल डेमिरोव के नेतृत्व में यह अभियान वेरियोवकीना केव के तल तक लौटने वाला था, कुछ संभावित अज्ञात प्रजातियों के नमूने इकट्ठा करने और गुफा के तल पर कुछ संभावित क्षैतिज मार्गों का अन्वेषण करने के लिए। साथ ही साथ रॉबी और जेफ पूरे मामले को दस्तावेज करेंगे। अब एक सामान्य गहराई की गुफा में, जहां आप एक दिन में ऊपर और नीचे जा सकते हैं, आप फिर भी पर्याप्त मात्रा में उपकरण लाएंगे, क्योंकि आपको टीम के हर व्यक्ति के लिए भोजन और चराई के उपकरण की आवश्यकता होती है। वेरियोवकीना केव जैसी बड़ी गुफाओं में अवरोह एक अभियान के समान होता है, जैसा कि आप एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करते समय देखेंगे। यदि आपने कभी माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ देखा है, तो आपने बहुशिविर प्रणाली के बारे में सुना होगा। ये शिविर पर्वत पर उच्च और उच्चतर स्थापित किए जाते हैं, भोजन और गियर को संग्रहित करने और चराई के बीच में चराई करने वालों को सोने और रहने के लिए। एक पर्वत या एक गहरी गुफा में बहुदिवसीय अभियानों के लिए गियर की मात्रा एक समय में परिवहन के लिए बहुत अधिक हो जाती है। लोग सुरक्षित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरणों का बार बार ऊपर और नीचे चढ़ते हैं।
और वेरियोवकीना केव इससे अलग नहीं है। वास्तव में उसकी गहराई के कारण इसमें नीचे की ओर विभिन्न गहराई पर कुल 6 शिविर है। प्रवेश द्वार से चढ़ाई करने वालों को विशेष कपड़े, हार्नेस और हेडलैम्प लगे हेलमेट पहनने होते हैं। वे फिर पहले शाफ्ट में अंधेरे में उतरते हैं और तंग सुरंगों और रास्तों की एक श्रृंखला से गुजरते हैं पहले शिविर तक पहुंचने के लिए, जो 2000 फीट पर है। यह शिविर एक स्थायी रूप से स्थापित शिविर है जहां गियर और उपकरण साल भर आपात स्थितियों के लिए संग्रहित होते हैं। रोबी ने फिर अपने सभी कैमरा उपकरण और निजी सामान छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। सचमुच हजारों डॉलर का उपकरण। उसे पता था कि वह धीमा होने का जोखिम नहीं उठा सकता, अन्यथा यह उसकी या उसके किसी टीम के सदस्य की जान ले सकता है। उसने सभी मेमोरी कार्ड्स को कैमरों से निकालकर उन्हें एक जिपलॉक बैग में रखा और फिर उन्हें अपने लेटेक्स सूट में डाल दिया। कम से कम वह उसने लिए गए सभी तस्वीरों को बचा सकता था। इसके बाद उसने दूसरों को पुकारा कि वह और जेफ अपने आरोहण की शुरुआत करेंगे और फिर उन्होंने तेजी से बाहर आ रहे कैंप 6 से वर्टिकल शाफ्ट के साथ उतरना शुरू कर दिया। यह कैंप 6 में रूसियों के साथ उनकी अंतिम बातचीत होगी। पेरोवो टीम के बाकी सदस्य टीम लीडर पावेल का इंतजार करेंगे, इससे पहले कि वे अपने आरोहण की शुरुआत करें। जब रोबी और जेफ वर्टिकल रस्सियों की ओर बढ़े, वे एक संकीर्ण पारपथ पर पहुंचे, जो लगभग एक पुल जैसा था जो एक दीवार के साथ जाता था। बार से पहले पुल के बगल वाला कक्ष 60 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा खाली जगह था। अब यह लगभग पूरी तरह से बार से भर गया था, पुल के किनारे तक पहुंचता हुआ। इस संकीर्ण पारपथ के अंत में जहां वर्टिकल रस्सियां समाप्त होती है, गुफा में पानी का स्रोत था। रोबी जलप्रपात में प्रवेश किया, जो शाफ्ट से नीचे गिर रहा था, और अपने असेंडर्स को रस्सी से क्लिप किया। फिर उसने अपना सिर नीचे किया, गहरी सांस ली और ऊपर की ओर चढ़ने लगा, जबकि पानी उसे ऊपर से पीट रहा था। पानी इतनी जोर से गिर रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह उसे कुचल और घुड़ा रहा हो। यह सचमुच ऐसा था मानो उसका सिर उसके कंधों में धंसा जा रहा हो। सौभाग्य से वह अपनी खुड्डी को टक कर सका, जिससे पानी उसके हेलमेट से बहकर उसे सांस लेने के लिए एक छोटा हवा का जेब बनाने की अनुमति दी। सिर्फ अपने चेहरे के सामने सफेद रस्सी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने अपने असेंडर्स को जितनी तेजी से हो सके लयबद्ध तरीके से ऊपर की ओर बढ़ाया। अंततः वह एक छोटे से उभार वाले क्षेत्र तक पहुंच गया, जहां वह जलप्रपात से बाहर कदम रख सकता था और ऊपर देख सकता था। उसने देखा कि रस्सी एक कंधे के आकार के छेद से बाहर आ रही थी, लेकिन यह भी पानी का स्रोत था। इस छोटे से छेद से एक फायर होज के पानी की तरह आ रहा था जो पूरे स्थान को भर रहा था। उसने सोचा कि इस तीव्र बारिश से वह कोई रास्ता नहीं बना पाएगा, साथ ही वह रुक नहीं सकता था। वह प्रमुख चढ़ाई करने वाला था, बाकी सभी उसके पीछे आ रहे थे, और नीचे पानी का क्या हाल है यह कह पाना मुश्किल था। उसे कम से कम कोशिश करनी थी। जब वह छेद तक पहुंचा, पानी की ताकत इतनी मजबूत थी कि वह अपने असेंडर्स को एक बार में कुछ इंच ही धकेल पा रहा था। आखिरकार उसने उस संकीर्ण मार्ग को पार किया और फिर महसूस किया कि जेफ को भी वही करना पड़ेगा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जेफ इसे कर पाएगा या नहीं, इसलिए वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तेजी से चढ़ता रहा। अपने डर के कारण उसने यह नहीं समझा था कि गुफा का यह नया हिस्सा ज्यादातर सूखा था। पानी एक अलग रास्ते से संकीर्ण मार्ग पर बहता था, इसलिए वह जहां था वह अपेक्षाकृत सुरक्षित था। लेकिन क्योंकि वह एड्रेनालाइन से भरा हुआ था, वह अपनी जान बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतना ऊंचा और तेज चढ़ रहा था। उसे आखिरकार तब एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था जब जेफ ने उसे धीमा होने के लिए चिल्लाया। होश में आकर उसने रुककर जेफ का इंतजार किया कि वह उसे पकड़ सके, फिर वे आगे बढ़े। जब जेफ ने उसे पकड़ा, उसका चेहरा सफेद था, उसकी आंखें चौड़ी थीं, लेकिन उसने कहा कि कम से कम वे जीवित थे। दोनों ने चुपचाप सोचा कि क्या पेरोवो टीम के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। रोबी और जेफ आखिरकार 6200 फीट पर कैंप 5 तक पहुंच गए, जहां उन्होंने इंतजार किया, आशा करते हुए कि वे रूसियों को किसी भी क्षण देखेंगे। जैसे जैसे गुफा उनके चारों ओर हिलती रही, वे कभी कभी किनारे से नीचे खाई में देखते थे। चमत्कारी रूप से नीचे उन्होंने एक अकेली हेडलैम्प को धीरे धीरे शाफ्ट के साथ ऊपर की ओर बढ़ते देखा। जब वह अंततः काफी करीब था, उन्होंने देखा कि यह एंड्रे था। जब वह कैंप में ऊपर चढ़ा, उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने दूसरों को देखा है, और उसने सिर्फ चुपचाप सिर हिला दिया। वे सब वहीं बैठे सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचते रहे। नीचे जब तक पावेल साइफन से लौटा था,
रोबी और जेफ ने जिस पुल पर चलकर गए थे वह पूरी तरह से डूब चुका था। टीम के बाकी सदस्यों को वर्टिकल रस्सियों तक पहुंचने के लिए वास्तव में तैरना पड़ा। अंतिम तैरने वाला पावेल था, और जब वह बाहर निकल रहा था, कक्ष एक घूमते हुए भंवर में बदल गया था। गुफा में गहराई से बहते सभी पानी ने एक विशाल भंवर बना दिया था। जब वह इसके माध्यम से गया तो यह उसे घुमाने लगा और उसे लाइन तक पहुंचने के लिए कड़ी तैराकी करनी पड़ी। जब वे आरोहण कर रहे थे तब सभी गहरे मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब गए थे। फिर एंड्रे के उभरने के 15 मिनट बाद 5 और रोशनी शाफ्ट के साथ ऊपर की ओर बढ़ती दिखीं। एक एक करके पेरोवो टीम के सभी शेष सदस्य कैंप 5 तक पहुंच गए। रोबी ने बाढ़ग्रस्त मार्ग से बाहर निकलते हुए चराई देखी और विश्वास नहीं कर सका कि वे कितने मजबूत और सक्षम थे। एक टीम सदस्य तो यहाँ तक कि अपने हार्नेस से एक स्टोव और 4 सोने के बैग ले जा रहा था। उसने सोचा कि वह और जेफ पहले गए थे, इस पर वह कितना खुश था। अगर वे आखिरी में ऊपर चढ़ते तो शायद वे जीवित नहीं बच पाते। और जब वे कैंप में चढ़े, वे जल्दी से टेंट में गए, कॉफी पी रहे थे और पूरे ऑडियल पर हंस रहे थे। वहीं रोबी पूरी तरह से डरा हुआ था। घंटों तक उसने अपना गियर उतारने से इनकार कर दिया और खाई में नीचे देखता रहा, यह देखने के लिए कि क्या पानी अभी भी बढ़ रहा है। 200 फीट ऊपर उनके पास एक क्षैतिज मार्ग था जिसे उन्हें गुफा में ऊंचे जाने के लिए पार करना था। आमतौर पर यह पहले से ही आधा पानी से भरा होता है और आपको इसके माध्यम से रेंगना पड़ता है। सभी बार के साथ यह पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। जब तक बार जारी रही, वे फंसे हुए थे और बस उम्मीद कर रहे थे कि पानी और ऊंचा नहीं बढ़ेगा। पावेल ने रोबी को आश्वस्त किया कि वे पानी साफ होने के लिए सुबह तक इंतजार करेंगे और फिर अगले 16 घंटों के दौरान कैंप में पानी की गर्जना धीरे धीरे कम हो गई। बाढ़ की लहर कुल मिलाकर 20 घंटे तक चली और यह एक सप्ताह की बारिश के बाद एक गंभीर तूफान का परिणाम थी। बारिश के सप्ताह ने जमीन को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया था, ताकि जब तूफान हुआ तो पानी लगातार वेरियोकिना गुफा में बहता रहा। बाद में उन्होंने एक टैक्सी चालक से सीखा कि तूफान की बारिश की बूंदें निकेल के आकार की थीं। यह टीम के लिए वास्तव में एक अच्छा सीखने का अनुभव था। वे पहले यह मानकर काम कर रहे थे कि गुफा केवल सर्दियों के समय में बाढ़ आती है। अभियान के बाद बारिश की निगरानी के लिए सतह की निगरानी में सुधार की योजना बनाई गई। निचले कक्षों में एक और कैंप स्थापित किया गया ताकि बाढ़ की स्थिति में एक और निकास बिंदु प्रदान किया जा सके। और इस अभियान को छोटा करने के बावजूद उन्होंने मूल रूप से वह सब कुछ पूरा कर लिया जो वे करने के लिए निकले थे। नए मार्गों का पता लगाया गया और उनका नक्शा बनाया गया। गुफा की प्रजातियों के नमूने लिए गए और भले ही कैमरा उपकरण नष्ट हो गए थे, सभी तस्वीरें संरक्षित थीं। लेकिन यह वेरियोकिना गुफा में होने वाली अंतिम दुर्घटना नहीं होगी। 2 साल बाद नवंबर 2020 में कुछ लोगों ने क्षेत्र का पता लगाते हुए गुफा के प्रवेश द्वार पर एक रस्सी बंधी हुई देखी। यह आमतौर पर गुफा की दुनिया में एक बड़ी नाना होती है, क्योंकि तब कोई भी गुफा में प्रवेश कर सकता है और अगर वे तैयार नहीं होते हैं तो वे घायल हो सकते हैं या खो सकते हैं। 8 महीने बाद 4 अगस्त 2021 को वही पेरोवो टीम वेरियोकिना गुफा में अपना काम जारी रखने के लिए लौटी। उन्होंने गुफा में 3 साल पहले की तरह ही प्रवेश किया, लेकिन फिर 1300 फीट पर उन्हें एक जोड़ी क्रैंपो और एक आइस एक्स मिला। इसका कोई मतलब नहीं था। यह उपकरण गुफा के प्रवेश द्वार से गिरकर वहां नहीं आ सकता था। जहां उपकरण पाया गया था वहां कोई सीधा गिरावट नहीं थी। इसका मतलब था कि किसी को गुफा में आना पड़ा और गुफा में गहराई तक आना पड़ा। उन्होंने आगे बढ़ते हुए 2000 फीट पर स्थायी कैंप तक पहुंचा, फिर दूसरे कैंप तक 3200 फीट पर और फिर 3600 फीट पर। पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा के आधे रास्ते में उन्हें एक आदमी का बुरी तरह से सड़ा हुआ शव मिला। वह छलावरण वाले ओवरऑल पहने हुए था, ट्रैकिंग बूट्स, एक हेलमेट, उसके पास 2 सेल फोन थे और वह अभी भी उस रस्सी से जुड़ा हुआ था जिसका उपयोग उसने गुफा में उतरने के लिए किया था। सरन को देखते हुए वह महीनों से वहां था। हालांकि जब वह मिला तो उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। अधिकारियों ने गुमशुदा व्यक्ति के डेटाबेस का उपयोग करके 37 वर्षीय सर्गेई कोजेव के रूप में उसकी पहचान करने में सक्षम थे। फिर उसके पास पाए गए सेल फोन से मिली जानकारी का उपयोग करके वे यह पता लगाने में सक्षम थे कि उसकी मृत्यु का कारण क्या हुआ। सर्गेई रूस के सोची शहर में रहता था, जॉर्जिया के रूसी सीमा के ठीक पूर्व में, और वेरियोकिना गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 2 घंटे की दूरी पर। वह एक उत्साही बाहरी व्यक्ति था और अक्सर जंगल की खोज के लिए अकेले अभियानों पर जाता था। 1 नवंबर 2020 को
वह अपने परिवार से विदा हुआ, जैसा कि वह हमेशा इन एकल अभियानों पर जाने पर करता था, और फिर गागरा पहाड़ों के लिए निकल पड़ा। उसने यह भी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि वह एक ऐसी जगह जा रहा था जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भी कम लोग पहुंचे थे। उसके फोन पर पाए गए दस्तावेजों और स्क्रीनशॉट्स के आधार पर ऐसा लगता है कि सर्गेई ने इस यात्रा की योजना बनाने में लगभग 1 साल बिताया था। उसने विशेष रूप से गुफा में नीचे जाने के लिए पेरोवो टीम द्वारा किए गए अभियानों से नक्शे और सामग्री प्रिंट आउट किए थे। पहले उसने अपने क्रैम्पोन और आइस एक्स का उपयोग करके पहाड़ों में गुफा के प्रवेश द्वार तक चढ़ाई की। फिर उसने उद्घाटन पर एक रस्सी बांध दी और वेरियोकिना गुफा के अंधेरे में नीचे उतर गया। उसने पेरोवो टीम से जो जानकारी एकत्र की थी उसका उपयोग करते हुए उसने अपने उपकरणों को 3 परिवहन बैगों में सुरंगों और संकीर्ण मार्गों के माध्यम से खींचा। फिर एक लैटिस डिसेंडर का उपयोग करते हुए उन्होंने अकेले ही विशाल ऊर्ध्वाधर शाफ्ट में नीचे यात्रा की। उन्होंने सफलतापूर्वक पहले शिविर तक पहुंच बनाई और फिर कुछ उपकरण छोड़ दिए जिन्हें बाद में पेरोवो टीम ने खोजा। इसके बाद वे लगभग सीधे दूसरे शिविर की ओर बढ़े। वहां पाए गए मल से यह निर्धारित किया गया कि वे दूसरे शिविर में लगभग 1 सप्ताह तक रहे, फिर गुफा में और नीचे उतर गए। दूसरे शिविर से चीजें कुछ अधिक चुनौतीपूर्ण हो गईं। उस शिविर से आगे कुछ बड़े और अधिक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण ऊर्ध्वाधर शाफ्ट है। इसके अलावा उस बिंदु से गुफा काफी अधिक गीली हो जाती है। जैसा कि कोई भी गुफा विशेषज्ञ जानता है, उचित उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्टैंडर्ड फ्लीस के नीचे का परत और वाटरप्रूफ बाहरी परत ठंडी और गीली भूमिगत पर्यावरण में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट नहीं है कि सर्गी के अंतिम क्षण में क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने महसूस किया कि उनके पास जो उपकरण थे उनके साथ वे पानी के माध्यम से और नीचे नहीं उतर पाएंगे। इस बिंदु पर उन्होंने गुफा से वापस ऊपर जाने की कोशिश की होगी, लेकिन क्योंकि वे पहले ही एक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उतर चुके थे, वे बाहर नहीं निकल पाए। सर्गी अपने हाथों के लिए असेंडर्स लाए थे, लेकिन उनके पैरों के लिए कोई स्टीरअप्स नहीं थे, जिसका मतलब था कि उनके पास लंबे ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के लिए कोई पैर के सहारे नहीं थे। उन्होंने गुफा से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन थकावट और ठंड के बीच उन्होंने अंततः आखिरी बार सोने के लिए लेट गए और फिर कभी नहीं जागे। उनका शरीर मिलने पर परेड टीम सतह पर वापस गई और अधिकारियों को सूचित किया। गुफा की कठिनाई और जिस गहराई पर सर्गी का शरीर मिला, उसके कारण अंततः उसे निकालने के लिए 100 से अधिक व्यक्तियों की एक टीम की आवश्यकता थी। एक संकरे स्थान में, जैसे कि गुफा, एक सड़ते हुए शरीर के साथ रहना विशेष रूप से जोखिम भरा होता है, क्योंकि विघटन प्रक्रिया से उत्पन्न गैस इकट्ठा हो सकती है और उच्च स्तर पर विषाक्त हो सकती है। कितने ही लोग बचाव कार्य में शामिल थे, फिर भी उन्होंने अंततः सर्गी को गुफा से सफलतापूर्वक निकालने के लिए उनके शरीर को टुकड़ों में काटना पड़ा। उनके निकालने के बाद उनके शरीर को अंततः उनकी पत्नी और बच्चों के पास सोची में वापस भेज दिया गया। फिलहाल वेरियोकिना केव पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा है, लेकिन पृथ्वी एक बड़ी जगह है और गुफाएं अपने पहाड़ों के समकक्षों की तरह आसानी से दिखाई नहीं देती। वेरियोकिना केव को 2018 में ही सबसे गहरी का ताज पहनाया गया था। यह देखना बाकी है कि क्या यह पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा के रूप में अपनी जगह बनाए रखेगी।